आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मैं इस समय मौजूद हूं क्योंकि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सीजेआई का आखिरी दिन है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब का आखिरी दिन है। 11 नवंबर को नए सीजेआई मिल जाएंगे। आज एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है जिस पर देश भर की निगाहें थी। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने आखिरकार फैसला सुना दिया है। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। 7 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट औरंगजेब साहब। औरंगजेब जी, बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। डीवाई चंद्रचूड़ साहब के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो हमारे चीफ जस्टिस हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने एक अच्छा जजमेंट दिया कि माइनॉरिटी के स्टेटस को जो बनाए रखा उन्होंने, और ख़ासकर एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट को ओवर रूल किया और उसको हेल्ड। उसने बताया कि भाई जो माइनॉरिटी, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन को अगर उसको इस्टेब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, मतलब यानी गवर्नमेंट के द्वारा, लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा, तो इन दैट कंडीशन में वो जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा उसके पास नहीं होगा। ये कौन कहता है? ये अजीज़ बादशाह का जजमेंट बोलता है। लेकिन उस जजमेंट को ओवर रूल करते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, जो अगर कोई इंस्टीट्यूशन को अगर इस्टेब्लिश किया जाए, इवन इस्टेब्लिश भी किया जाए इंस्टीट्यूट के द्वारा, और तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई वो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है। उसके पीछे का हमको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि एस्टेब्लिश करने में कौन है, इसके पीछे इसका माइंड जो है, चाइल्ड माइंड कौन है, कौन इस पर वर्किंग किया, क्या किया। ये सब मुद्दों पे उन्होंने काफ़ी बाकायदा उस पर डिस्कशन किया और करने के बाद से वो बताया कि ये जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा को बरकरार रखा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें थोड़ा सा अफसोस है, और मुझे ही नहीं पूरे देश को एक अफसोस है कि हम उनसे जो चाहते थे वो हमें नहीं मिल पाया। जैसे क्योंकि उन्होंने रिलीगेटेड कर दिया इसको। मतलब रिलीगेटेड की मतलब ये कि उन्होंने इसको जो रेगुलर बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया। कि यानी कि इस मैटर को रेगुलर बेंच जो इस पर डिसाइड करेगी। तो बात ये आती है कि आपने इस देश को, जो इस आवाम को, इस मुस्लिम कौम को, जो इमोशनल कौम है, जो जज्बाती कौम है, जो निगाह से आपको देख रही थी, और उसके साथ साथ जो सेकुलर व्यू है इस देश का, जो फंडामेंटल जो है उसका जो अपनी क्रेडेंशियल है, वो जो आपके बारे में सोच रही थी, उस पर आपने क्या किया? आपने इसको जो है एक लॉलीपॉप दे दिया। आपने एक बड़ा सवाल, मैं आपसे टेक्निकल सवाल भी करूंगा। इस देश में माइनॉरिटी है कौन? इसकी डिफिनीशन अभी क्या बनाई गई है? क्या इसे परिभाषित किया गया है? क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारा है। देखिए, इस माइनॉरिटी के बारे में अगर आपको, जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके संविधान है, उस संविधान में आर्टिकल 30, 19 और 29 और 30 जो है उसको बाद डिफ़ाइन करता है। बाकी और भी है जो उसके साथ साथ जो उसके साथ अटैच है और बताती है कि माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या है, माइनॉरिटी को कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है, उसका फंडामेंटल क्या है, और उसको उसके ऊपर पूरी जो है उसके बारे में उसके प्रोटेक्शन क्या है। तो जो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को उसका इस्टेब्लिश करना, उसके बाद से प्रोफेस करना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसके बाद से इसके बारे में आर्टिकल 30 बताता है। इसी में 31 है, 2 है, 3 है। उसके बाद प्रोटेक्शन से लेके बाकी और राइट के बारे में आपको डिस्कस करता है, बड़ी तफसील में आपको बताता है। तो मैं अपनी फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन मुझे फंडामेंटल राइट देता है एज ए माइनॉरिटी, और जब हमें देता है तो उस माइनॉरिटी को हमें जो है ये सरकार की बनती है, सुप्रीम कोर्ट की बनती है कि उसे बचा। सरकार के बहुत सारे समर्थक नहीं चाहते हैं कि जो एएमयू है माइनॉरिटी का दर्जा उसे मिले। आखिर ये लड़ाई लड़ कौन रहा था इसके खिलाफ? देखिए, एक सरकार की बात नहीं है इसमें। जो आरएसएस जो है ना, बजरंग दल है। अच्छा। आरएसएस माइंड है, जो बजरंग दल है, जो देश को तोड़ने वाली फ्रेगमेंटेड एक बॉडी है, जो देश के लिए हमेशा जो शुरू से ही वो माइंड जो थी, जो सावरकर, ये सब जो आप देखते हैं हेडक्वार्टर, ये जो थे जिन्होंने गांधी जी का जो है वध किया था, ये सब किया था, इन सब का शुरू से ही माइंड ऐसा रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा स्टेटस बनाया जाए, एक ऐसा स्टेट बनाया जाए जिसमें हिंदू मुस्लिम को बांट के उस पर किया जाए। और उसके बाद से उसी चीज़ को ये लगातार चाहते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो अलीगढ़ है, उस अलीगढ़ को हम ख़त्म कर दें। करने के बाद से फिर जो है जो मुस्लिम आवाम जो है, ख़ासकर आवाम को आप देखो, इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ऐसे अगर देखा जाए, देश में एक बड़ी तबका जो है मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं, बाकी कम्युनिटी को पढ़ के निकलती है और अपने आप को एक नेचुरल व्यू देती है और देश को मजबूत करने का काम करती है, संविधान को मजबूत करने का काम करती है, देशों विदेशों में अपने झंडे को फहराती है। और एजुकेशन के मामले में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के बच्चे जो आते थे एक समय एमयू में, अब तो थोड़ा सा उसमें कंपटीशन स्टार्ट हो गया, और वो उसको जो E ग्रेड का बना के उसे देती है और
देश को नंबर 1 पटल क्या पे लाकर मुस्लिम लगा होने की वजह से एएमयू को टारगेट किया जा रहा है? सुनिए बात को पहले, आरएसएस वाला बात नहीं। तो वो चाहते हैं कि ये जो फिरका है, जो मजबूत कौम बन के निकल रही है और देश में योगदान कर रही है, ये ना बन पाए, ये ख़त्म हो जाए, ये जाहिल रहे, अनपढ़ रहे, गंवार रहे और इनके ऊपर हम हुकूमत कर सके। लेकिन हम बता दें कि ये आरएसएस बजरंग दल ये 100 बार पैदा लेगी और फिर आएगी या जाएगी, तो भी इस देश की जो अपनी फंडामेंटल है, ये देश की यूनिटी और एग्जैक्टी की जो बात करती है, कंस्टिट्यूशन और बाकी हमारा जितने ग्रंथ बात करते हैं, उसे तोड़ नहीं पाएगी और लगातार इस पर लगी हुई है। अब देखिए कि मुझे इस बात पर बड़ी थोड़ा सा अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस ने इस पर ओवर रूल कर दिया, वासा का जजमेंट को कर दिया। वासा के आने के बाद से जो अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो उसका माइनॉरिटी स्टेटस है उसके ऊपर धब्बा लग गया था। फिर बाद में 81 का जो एक जजमेंट था अंजुमन तंज इस्लामिया के करके, उसमें जो है इंस्टीट्यूट का और फिर माइनॉरिटी के बारे में डिस्कशन होता है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। फिर उसके बाद से फिर ये फाइल हुआ, शुक्ला एक हैं उनके थ्रू, तो उसमें जो है माल्या भर से उसमें एक जजमेंट आता है। उसके बाद से फाइनली इसमें जो है जो जजमेंट से हम सोच रहे थे कि जो जजमेंट आए और देश जिस पे देख क्या रहा था, सोच रहे थे आप? क्या सोच रहे थे कि भाई ओवर रूल तो आपने किया, माइनॉरिटी स्टेटस को बनाए रखा, लेकिन आपने रिलीगेटेड जो किया, इसको जो कंस्टिट्यूशनल, इसको जो है रेगुलर बेंच में किया। अब वो रेगुलर बेंच से हम क्या उम्मीद लगाएं, क्योंकि सब डिजोरिस है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। नहीं, लेकिन आप पूरी दुनिया में खबर तो यही गई कि इसका माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। अब बात आती है कि इसमें आपने कंडीशन लगा दिया। इसमें बात ये आती है 4-3 से जो है इसमें जो है माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखा है, जिसमें संजीव खन्ना है, परदीवाल है और मनोज मिश्रा और DY चंचूड़ हैं। ये 4 बेंच ने उसके फेवर में किया और 3 ने जो उसके अगेंस्ट में गए। तो 4-3 से 7 का बेंच था उसमें हमने, और जो वासा का जो बेंच था वो 5 का बेंच था। तो ये स्टेटस को बनाए रखना। लेकिन बाद में आपसे मैं कहूँ कि आपको मैं ये देता हूँ, लेकिन ये जो भोजन जो है आपको मैं तो दे दिया आपको, लेकिन ये जो मिलेगा उनके माध्यम से मिलेगा। तो क्या आपने खाया? क्या आपने खाया? आपने केवल देखा, आपने पिया, आपने नहीं पिया। वो क्या आप वेट करेंगे कि वो हमको देंगे, अब वो कब देंगे, क्या नहीं देंगे, उस पर डिपेंड। लेकिन बात है कि थोड़ी सी उम्मीद इसमें भी बनती है, क्योंकि संजीव खन्ना जो है, वो खन्ना साहब जो है इस समय जो है हमारे जो बनेंगे नेक्स्ट चीफ जस्टिस, और वो इसमें जो 4-3 में जो था, जो 4 जो फेवर की है उसमें संजीव खन्ना है। तो मुझे संजीव खन्ना से उम्मीद होगी कि भाई वो माइनॉरिटी स्टेटस बनाए रखे। बड़ी बात आपने कही कि जो 4 जजों में जिन्होंने माइनॉरिटी का स्टेटस बरकरार रखा, उसमें संजीव खन्ना जो नेक्स्ट CJI हैं 11 नंबर को पदभार संभालेंगे, वो भी उसमें है। तो उम्मीद तो बरकरार रखनी चाहिए। थोड़ी सी बरकरार हमारी है। और क्यों नहीं बरकरार रहेगी? क्योंकि ये सबसे बड़ा टेंपल है, ये सबसे बड़ी यहाँ का जो है न्याय का जो है एक मंदिर है, घर है, और इससे अगर हमें उम्मीद नहीं होगी तो फिर कहाँ से होगी? तो संजीव चंचूड़ साहब ने एक थोड़ी सी कोशिश करके बनाया तो कि भाई ओवर रूल किया उसको, और मुझे आगे उम्मीद होगी संजीव खन्ना साहब से कि उसका माइनॉरिटी स्टेटस, क्योंकि माइनॉरिटी स्टेटस बने रहेगा तो अलीगढ़ के जो खासकर जो माइनॉरिटी तबका है, अलीगढ़ से गरीब तबके जो खास कर पढ़ के निकलते हैं, जहाँ पे आप 1200 रुपया में जो है, मैं देखा हूँ, मेरे घर के बहुत सारी फैमिली मेम्बर उसमें पढ़ा है, तो मैं देखा हूँ 1200, 1300, 1400 में आपका पूरा लेकिन आम आदमी क्या पढ़ पाता है वहाँ पर? आम मुसलमान आदमी जो आम मुसलमान है, आम ना केवल मुसलमान ही नहीं, मेरे एक दोस्त हैं DSP हैं जिनका नाम है अरुण सिंह, वो वहीं से पढ़े हुए हैं। तो मुझे पहले लगता, और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं वो पढ़े हुए हैं, ब्राह्मण ही सब, तो जब वो वहाँ चले जाते हैं तो अलीगढ़ की एक बड़ी खासियत है, अलीगढ़ वो BHU बहुत पसंद है कि मैं वहाँ डिसिप्लिन मैंने देखी है। वो डिसिप्लिन, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ लेकिन मैं डिसिप्लिन वो वहाँ नहीं देखा, JNU में नहीं देखी, लेकिन मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो डिसिप्लिन देखी, बात करने की तरीका देखा, तहजीब देखा, वहाँ पे एटिकेट देखा, एथिक्स देखा, मोरालिटी वहाँ पे जो डेवलप होती है। बाकी के अलावा मैं देखता हूँ कि पूरी यूनिवर्सिटी इंडिया में उसके सिवाय अगर कोई डेवलप कर सकता है कि BHU यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर ग्लोरीफाई करने की कोई यूनिवर्सिटी अगर काम करती है पूरी दुनिया में तो उसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और मैं चाहता हूं कि सरकार उसकी क्रेडेंशियल को, उसकी जो वैल्यू को, उसको मेंटेन रखे और बनाए रखे, जिससे कि माइनॉरिटी तबका जो गरीब तबका उससे पढ़ के निकलती है और देश के इकोनॉमी से लेकर आरक्षण को लेकर क्या उसमें आरक्षण भी होना चाहिए, ऐसी बात सामने आ रही है? देखिए उसमें यह है कि जो 50% के जो आरक्षण है बाद में उसमें किया गया 50% वो 50% ये, तो भाई 50% तो है ही है। उसके बाद से बाकी जो स्टडी करके बाकी जो है कंपटीशन से निकलते हैं तो उसका भी हो जाता है। तो 50% रिजर्वेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? माइनॉरिटी क्रेडेंशियल क्यों नहीं होनी चाहिए? वो मुस्लिम के द्वारा इस्टेब्लिश किया, माइनॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया, क्यों नहीं उस पर होनी चाहिए? लेकिन इस पर बार बार क्यों क्वेश्चन आती है, इस पर बार बार क्यों फाइल किया जाता है? इसलिए फाइल किया जाता है कि मुसलमानों की जो एग्जैती है, मुसलमानों के हेल्थ वेल्थ और जो इकोनॉमिक
को जो थोड़ी मोड़ी भी बची है अलीगढ़ की वजह से, उसको भी ये सरकार और ये आरएसएस बजरंग दल लेके इस देश के क्रेडेंशियल को, इस देश की फैब्रिक को बर्बाद लेकिन डबल इंजन सरकार चल रही है, आरएसएस उसी का ही समझिए कि अंग ही है। आरएसएस चाहेगा तो क्या नहीं कर लेगा। देखिए इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इस देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आरएसएस और बजरंग दल को नहीं चाहते हैं को इस देश के फैब्रिक को, इस देश की जो यूनिटी एकजहती को तोड़ें, जिनकी वजह से आज देश बचा हुआ। आज आप जानते हो, आज आपका देश केस लड़े, मुस्लिम के लिए केस भी लड़ने वाला अगर कोई है तो कपिल सिब्बल जी जाते हैं। अगर केस लड़ने वाला है तो मैक्सिमम जाते हैं मनु सिंघवी साहब जाते हैं। केस लड़ने वाला कोई खड़ा होता है तो दवे साहब खड़े होते हैं, उसके बाद सलमान खुर्शीद साहब हैं। तो बात है आपका केस भी कौन लड़ रहा है, वो हिंदू बिरादरी से कोई आके लड़ रहा है, बाकी में भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ की पूरी कम्युनिटी ऐसी है। केवल 5 से 10% ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से देश में ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन आने वाला समय में इस पे भी रोक लगेगी और कुछ ना कुछ होगा। हमें सीजीआई से एक उम्मीद थी कि सीजीआई साहब जो इस तरह के जो लोग हैं जो हिंदुस्तान की फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश करें, बाकी कर रहे हैं, उसमें कुछ कार्रवाई करें और करने की वजह से जिससे कि देश की फैब्रिक को बनी रहे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यहीं से रिलीगेट ना करके वो डायरेक्ट जो ओवररूल का जो जजमेंट दिए तो वही कर देते, जिससे कि पूरी माइनॉरिटी नहीं पूरा देश खुश। सीजीआई साहब का आज आखिरी दिन था कहें या है, क्योंकि आज 8 नवंबर है। क्या उम्मीद थी आपको इस तरह का फैसला एएमयू पर देंगे? बुलडोज़र पर भी दिया और मदरसों को लेकर भी फैसला, फटाफट फैसले आए। ऐसे लगा जैसे कुछ इतिहास रचने जा रहे हो सीजीआई साहब। देखिए मैं इस देश के मूल्यों को बोलूँगा, खासकर सभी नहीं, खासकर इस देश में खासकर मदरसा के जो हम देखते हैं ना, एक समय 70 तक आप आते हैं, मैं सबसे ये बोलता हूँ कि 70 तक आते हैं तो देखते हैं कि मदरसा जो वहाँ पे फ्लोरिश जो हुआ था पहले, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब पढ़ के आते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, जैसे विवेकानंद है। राजा राम मोहन राय ने भी मदरसे में पढ़ा है। विवेकानंद जी हैं, वो सब मदरसा में, प्रेमचंद, पक्का आप सही तथ्य बोल रहे हैं। विवेकानंद जी हैं मदरसे में, चंचुआ जो है राजेंद्र प्रसाद मदरसे में पढ़े हुए हैं। आपका क्या बोलते हैं, कई सारे लेखक है, बहुत सारे लोग हैं वो मदरसे से पढ़े हुए हैं। मुखर्जी जी हैं जो हमारे थे, वो हमारे मदरसे से पढ़े हुए हैं। मनमोहन सिंह जो है मदरसे से निकले हुए प्रोडक्ट है। वाजपेयी जी का भी अटैचमेंट मदरसा से रहा है। सुनिए बता रहे तो मदरसा क्या है, गुरुकुल के बाद से मदरसा आता है, मदरसा बहुत फ्लोरिश हुआ। लेकिन 70-60 के आते आते लोग जो है इंग्लिश मिशनरी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दी। जब बड़े लोग उधर चले गए तो छोटे तबका बच गए। अब छोटे तबका बच गए तो मदरसा का कंट्रोलिंग जो था, हिंदी उर्दू अरबी सब कुछ जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। वहाँ पे केवल जो है कुरान का रट्टाफिकेशन हो गया। वहाँ पे कुछ पढ़ाया जाने लगा। तो 70 से 80 आते आते मदरसा में जो मदरसा एक्चुअल जो होता था वो मदरसा ख़त्म हो गया। आप ये कह रहे हैं जो वजूद था उसका पहले, हाँ, वो अब ना रह के अब वो स्वरूप बदल गया। स्वरूप 80 से लेके खासकर 80 से हम 2000 तक आते हैं, खासकर 95 तक मदरसा की हालत बहुत बदतर होती है। उसमें टेररिस्ट में एक्टिविटी में खासकर सरकार फंसाती रहती है तो मदरसा लगभग टूट जाते हैं, क्योंकि बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो बड़े लोगों का बच्चे मिशनरी में चले जाते हैं तो छोटे बच्चे कहाँ पढ़ें, तो फिर वो रिक्शे आगे चलाने वाले लोग वही पढ़ते हैं, उन्हीं के बच्चे बनते हैं। तो जो एक्चुअल जो मौलाना होना चाहिए, जो मौलवी होनी चाहिए, जो हर सब्जेक्ट की बारे में उसको नॉलेज वो नहीं हो पाया। फिर 2000 के बाद से उसमें डेवलपमेंट आया। जब 1993 में जो नरसिम्हा सिंह राव की जब सरकार थी तो उन्होंने क्या कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की उन्होंने मदरसा में, और उसने कहा कि इंटीग्रेटेड हो, मॉडर्न एजुकेशन उसमें डेवलप किया जाए। लेकिन फिर 2009 आते आते उसके बाद 2004 में 2 में या समथिंग में अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ माइनॉरिटी फंड की बात की। उसके बाद से 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने उसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन उसमें। तो अच्छा ठीक है, जो हुआ ठीक है, लेकिन मैं आखिरी सवाल करूंगा, अभी की मौजूदा सरकार, चाहे योगी सरकार हो मोदी सरकार हो, वो मदरसों को लेकर क्या कर रही है? तो सुन, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान की बात हुई थी, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान की बात हुई। बात ये आती है तो मदरसा को आप जो ख़त्म करना चाहते हैं, तो मदरसा क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? मदरसा बोर्ड 2004 में बना, क्यों बना? इसको मदरसा में आप उसमें डेवलपमेंट कीजिए, पहले जो मदरसा था उस तरह कीजिए, जिस तरह से आपके बाप दादा पढ़े हुए थे उसको याद कीजिए कि मदरसा क्या हुआ। मदरसा का मतलब क्या हुआ? एक तालीम, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, उसके बाद स्कूल होता है, बाकी और कुछ तो होता नहीं है। उसका नाम है मदरसा। मदरसा दूसरे वर्ड से लिया गया है, फर्सियन या पर्सियन वर्ड है। तो आप अब कहते हो कि मदरसा खत्म है, तो इसमें क्या है कि इसमें चीफ जस्टिस ने जजमेंट सही दिया, कम से कम उसको स्टे कर दिया, ओवर रूल कर दिया हाई कोर्ट जजमेंट को, ऑर्डर को। लेकिन वो कामिल और फाजिल पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि भाई वो ग्रेजुएट, वो डिग्रियां जो है वो उसे अप टू मार्क नहीं है, तो उसके लिए इसमें आपको जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इससे साफ जाहिर हो गया
कि आपने एक रास्ता दे दिया कि गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करे, गवर्नमेंट उस पर ओवर रूल करे, और मदरसा में इंटरफेरेंस को आप बढ़ा दिया। तो ये चीज़ें जो है आपसे उम्मीद नहीं थी, आपको उसमें डायरेक्ट कुछ करनी चाहिए थी। आप उसमें कुछ अपलिफ्टमेंट करते, कुछ बेटर के लिए बात करते, और कामिल और फाइल जिस तरह पहले था उस तरह उसमें। अब तो यही गवर्नमेंट चाहे कोई आएगा, कोई रिट फाइल करेगा, जो फाइल करके कहेगा भाई जितने बच्चे उसमें, जितने टीचर बने हैं कामिल और फाजिल में, उसके द्वारा जितना अपॉइंटमेंट है सबको रद्द किया जाए, कितने को नौकरी चली जाएगी, बाकी क्या होगा उसमें। तो इस तरह आपने एक रास्ता ओपन कर दिया, सरकार आकर उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगी, फिर कोई क्या करेगा। तो आपने जो किया ये गलत किया, ये सही नहीं हुआ। तो आपने आधी अधूरी काम की, आधी नहीं की, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। खुश नहीं है। चलिए, फैसला तो आया, लेकिन उसमें थोड़ी शर्तें लग गई हैं। बहुत विस्तार से हमने इस मुद्दे पर बातचीत और की। भी बताऊंगा आपको कि देश के मुसलमानों से मैं कहूँगा हाँ। कि आप जो इस देश के जो खास कर कुछ मुल्ले हैं और जो बाकी इस तरह के लोग हैं, उनके ऊपर आप विश्वास ना करें, कुछ अपनी माइंड को अप्लाई करें और करके अपने वजूद के लिए, अपने हक हकूक़ के लिए, मदरसों को बचाने के लिए आप कुछ कार्य करें। उन पर विश्वास करके आप उनको फंडिंग देने लगते हैं, पैसे देने लगते हैं, और वो जो है कुछ लोग आते हैं और आने के बाद से यहाँ पे कुछ एडवोकेट किए करने के बाद से उसको बर्बाद कर देते हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं होना चलिए, चाहिए। ठीक है। आप सीधा सवाल आपसे यही है, जो कह रहे हैं औरंगजेब साहब, इनकी बातों से आप सहमत हैं? ये वीडियो कैसी लगी, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।